क्या आपने कभी सोचा है कि हम अभी तक गरीब क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हम अभी तक डेवलप क्यों नहीं हो पाए? या क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया कि कभी हम डेवलप अपने आप को कर पाएँगे, कभी हम तरक्की याफ़्ता ममालिक की फ़हरिस्त में आएँगे? यकीनन कभी नहीं। इसमें आपको अभी तक डेवलप ना करने में बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो कि हर साल हमारी ज़िंदगियों में आता है, हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज़ होता है, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आप चाहें ना चाहें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता ही होता है। सोचिए ज़रा, सुबह उठते ही आप पहला काम क्या करते हैं? चाय बनाते हैं, फ़ोन देखते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, तैयारी करके ऑफिस के लिए अपने काम के लिए निकलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, दफ्तर या अपने काम पे पहुंचते हैं। और मंथ एंड में जब आपके पास सैलरी या आपके पास पैसे आते हैं तो आपको हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाता है, आपको पता नहीं चलता आपके सारे पैसे कहाँ गए। तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, पाकिस्तान का सालाना मुआशी बजट। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान का सालाना मुआशी बजट जो हर साल जून के महीने में पब्लिश किया जाता है। इस सारे बजट को, इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक घर है जिसकी सरबराह या जिसकी मतलब जो कमाने वाली है वो एक खातून है। उस घर में एक अय्याश और शराबी बाप है और उनकी एक औलाद भी है। घर उनका अपना है। अब वो खातून महीने के 18,000 रुपये कमाती है। 18,000 में से अब आपने इसको एक बजट के तरीके से लेके चलना है कि ये एक घर का एक मंथ का बजट 18,000 रुपये है। तो 18,000 की डिवाइडेंस, 18,000 की तकसीम कैसे हो रही है? 18,000 रुपये में से 8,000 एक शराबी बाप, एक अय्याश, वो मर्द जिसने कर्जा ले लेकर अपनी अय्याशियाँ और अपने नशों को पूरा किया, उसका 8,000 रुपये सिर्फ उसके कर्जों का सूद उतारने में निकल जाता है। ये सिर्फ ये कर्जा नहीं उतर रहा उसका, ये सिर्फ उसके कर्जों का सूद उतारने में निकल जाता है। बाकी बच के 10,000 रुपये, 10,000 में से 3,000 उसने अपने सिर्फ डिफेंस पे लगाए हैं। डिफेंस मतलब अपने आप को मजबूत रखने में, गार्ड्स वगैरह में, या अपने घर की वो सिक्योरिटी में लगाए हैं। उसके बाद बच गए 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में से अब उसने कुछ नेक काम भी किए हैं। 800 रुपये उसने खैरात के लिए रखे हैं, मतलब लोगों में तकसीम करने के लिए। उसमें से अब बाकी बच गए तकरीबन 6,000 रुपये बच जाते हैं। 6,000 रुपये में से 1,000 उसने सिर्फ और सिर्फ 1,000 अपनी तरक्की के लिए, कि उसने 18,000 अगले महीने फिर कैसे कमाना है, अपने घर की तामीर के लिए, अपने घर की ताज़ीन व रैश के लिए, तरक्की के लिए उसने सिर्फ 1,000 रुपया रखा है। आप ये सोचें कि 18,000 रुपये में से सिर्फ 1,000 उसने सिर्फ अपनी तरक्की के लिए रखा है, जो कि 0.8% बनता है। उसके बाद आ जाता है 6,000 बच गए। अब 6,000 में से उसने बाकी के मामूलात, जैसा कि उसका रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया, ग्रोसरी हो गई, बाकी उसका बिजली का बिल, टेलीफोन का, इंटरनेट का, गैस का, पानी का, बाकी जितने भी लवाजमात आ जाते हैं उसने 6,000 में पूरे करने हैं। मतलब 6,000 रुपये में उसने अपने बच्चों का पेट भी पालना है, अपने वो बाकी के अखराजात भी पूरे करने हैं, और घर को भी चलाना है। और आप ये सोचें कि उनकी औलाद भी है और उसने अपने बच्चों की तालीम के लिए कितना पैसा रखा होगा, ज़रा आप गैस करें। 18,000 रुपये में से सिर्फ 77 रुपये उसने अपने बच्चों की तालीम के लिए रखा है, जो कि कुल बजट का कितना बनता है 18,000 रुपये का 0.43%। टोटल बजट का 1% भी नहीं बनता, बल्कि आधा परसेंट भी नहीं बनता, आधे परसेंट से भी 7% कम है। और ऐसे ही हालात हमारे पाकिस्तान के कौमी बजट के भी हैं। पाकिस्तान का माली साल 30 जून को ख़त्म होता है, 1 जुलाई को बजट आता है, लेकिन इस साल बजट पूरे 18 दिन पहले ही शाया कर दिया गया, जो कि 12 जून 2026 को वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने शाया किया। अब इस बजट की ज़रा आयरनी देखें, इस बजट की डिवाइडेंस देखें। सेम जो पहले मैंने आपको एक घर की मिसाल दी जिसमें एक खातून कमाने वाली है, एक अय्याश और शराबी बाप है, उनकी औलाद है, और किस तरीके से वो तकसीम हुई। अब सेम मैं बजट की भी आपको डिवाइडेंस बताता हूँ कि बजट को किस तरीके से तकसीम किया गया। जो पहले वाली हुकूमतों ने कर्ज लिए थे, चाहे वो IMF से लिया हो, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, या किसी पड़ोसी मुल्क से, जहाँ से मर्जी कर्ज लिया हो, पाकिस्तान के माली साल का जो बजट 2026-27 का पेश किया गया है, 17,573 अरब रुपए का टोटल बजट, जिसमें से 8,207 अरब रुपए सिर्फ पुराने कर्जों की सूद की अदायगी में जाता है। और चेरी ऑन द टॉप ये कि
8,207 अरब रुपए का 83% सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का सूद उतारने में जाता है। कमर्शियल बैंक्स कौन से? जो पाकिस्तान के अपने बैंक हैं। पाकिस्तान के अपने बैंक से जितना कर्जा हुकूमत ने लिया है, पूरे बजट का 8,207 अरब रुपए का 83% सिर्फ इन कमर्शियल बैंक्स का कर्जा उतारने में चला जाता है। बाकी 13% जो बचता है, 17% जो बचता है वो बाकी मुल्कों के कर्जे या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के कर्जे उतारने में जाता है, जिसमें IMF आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया या दूसरे जहाँ से भी हमने कर्जे लिए। अब आप ये देखें कि सबसे ज्यादा कर्जा हमारे ऊपर किस चीज का है? किसका है? IMF का। IMF को हम कितना दे रहे हैं? 17% भी कंप्लीट नहीं दे रहे। 17% में से हमने वर्ल्ड बैंक का भी कर्जा देना है, IMF का भी देना है, और प्रीवियस हुकूमतों ने मतलब दूसरे जो मुल्कों से ले रखा है उनको भी हमने कर्ज देना है। उसके बाद आ जाता है हमने अपनी तरक्की और डेवलपमेंट के लिए कितना रखा है? सिर्फ और सिर्फ 1,000 अरब रुपए। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के लिए कितने का बजट अलॉट किया? 3,000 अरब रुपए का, जो कि 2025-26 के बजट में 2,000 अरब था। मतलब पिछले साल से भी 20% बढ़ाकर रख दिया गया है। उसके बाद सबसे मजे की बात ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए इन्होंने 17,573 अरब रुपए में से 800 अरब रुपए सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट को दे दिए, सिर्फ आपको मफलूज रखने में, गुलाम रखने में, कि ये इस चीज से निकल ही ना पाए कि जो 13,000 इनके जेब में आते हैं पर मंथ, जो इस चीज में लगे हुए हैं, जो इनके लिए वो लायबिलिटी बनी हुई है, वो इससे निकल ही ना पाए। और सबसे जो हैरानगी की बात है इस बजट में जो हुई है वो ये कि एजुकेशन, पाकिस्तान किसी भी मुल्क को बनाने में या किसी भी मुल्क को संवारने में या किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में सबसे जो अहम चीज़ इस्तेमाल होती है ना, वो एजुकेशन है, जो कि किसी भी मुल्क की तामीर में सबसे अहम रोल पे करती है। लेकिन पाकिस्तान के माली साल का जो 2026-27 का बजट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 77 बिलियन रुपए पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा पैसा, और उसमें से सिर्फ 0.43% आपको एजुकेट करने के लिए रखा गया है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये बजट आपके लिए कितना फ्रेंडली है। अब आप सोचें कि आपके घर की कमाई का 47% हिस्सा उधार की किस्तें उतारने में चला जाता है। घर बनाने, बच्चों को पढ़ाने, घर के अखराजात चलाने के लिए आपके पास कितना है? सिर्फ 6%। तो ये कहाँ की सच्चाई है ये कहाँ की ईमानदारी है? यही तो पाकिस्तान की मईशत का हाल है। अब ये तो हो गया कि बजट, पाकिस्तान का माली साल का बजट क्या था, कितना था, कहाँ पर तकसीम हुआ। अब ये है कि इस बजट को रिकवर कहाँ से करना है। बजट तो उन्होंने पेश कर दिया, हमने बजट की डिवाइडेंस भी देख ली, वो एक अलग बात है कि जैसे हुई है वो आपको भी पता है। अब इसको रिकवर करने के लिए दो बड़े ज़राए हैं। सबसे पहला FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका हदफ 2026-27 का रखा गया है 14,131 अरब रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 9% ज़्यादा है। उसके बाद आ जाती है गैर टैक्स आमदनी। गैर टैक्स आमदनी क्या होती है? पेट्रोलियम लेवी और स्टेट बैंक, जिसका हदफ उन्होंने इस साल 5,147 अरब रुपए रखा है। इसमें एक अहम बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस साल पाकिस्तान को 4.2% का मुनाफा दिया, वो भी इस सूरत में कि उन्होंने शरह सूद कम कर दी है, जो कि 2,400 अरब रुपए बनते हैं। ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, लेकिन वो भी पाकिस्तान ने बराह रास्त कमाया नहीं है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद कम किया, तो ये इतने पाकिस्तान के बजट में ऐड हुए हैं। अब हमने इस बात को तो डिस्कस कर लिया कि ये बजट रिकवर कैसे होगा, टैक्स आमदनी या गैर टैक्स आमदनी। अब टैक्स आमदनी में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जहाँ से टैक्स सबसे ज़्यादा वसूल किया जाता है पाकिस्तान में, वो है तनख्वाहदार तबका। तनख्वाहदार तबका वो है जिनकी सैलरी से बराह रास्त टैक्स काट लिया जाता है, इन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका वो है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और सबसे कम रिलीफ भी इन्हीं को मिलता है। लेकिन इस साल के बजट में, जो कि 2026-27 का बजट है, इस साल के बजट में थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की है। आइए 2026-27 के माली बजट के नए टैक्स स्लैब्स को देखते हैं, जो कि तनख्वाहदार तबके के लिए बनाए गए हैं। अब जिनकी आमदनी सालाना 6 लाख तक है ना, उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। मतलब मंथली जिसकी आमदनी 50,000 रुपये ना, 50,000, 40, 45, 50,000, उनके लिए ना तो मंथली कोई टैक्स है ना सालाना कोई टैक्स है इस साल के बजट में। और जिनकी आमदनी अब
6 लाख से 12 लाख तक जाती है पर ईयर, उनके लिए टैक्स है पहले 2.5% था, अब 2.5% से आधा कम कर दिया गया है, मतलब 1.25% कर दिया गया है। अब उसके बाद आ जाता है 12 लाख से 22 लाख तक, जिनकी आमदनी सालाना 12 लाख से 22 लाख तक है, उनके लिए टैक्स है तकरीबन 15%। उसके बाद आ जाता, अब जिनकी सालाना आमदनी 22 लाख से 32 लाख रुपए तक है, उनके लिए सालाना टैक्स कितना है 23%। उसके बाद आ जाता है जिनकी आमदनी 32 लाख से लेकर 42 लाख तक है, उनके लिए सालाना टैक्स है 30%। उसके बाद 42 लाख से ऊपर जितनी भी आमदनी होगी उसका फिक्स टैक्स है 35%, यानी 35%। अब इसको एक छोटी सी मिसाल के जरिए से समझ लेते हैं कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, पहले आप 1 लाख में से 25 रुपए का टैक्स देते थे, लेकिन इस साल के माली बजट में आप कितने का टैक्स देंगे? 1250 रुपए का। अब 1250 रुपए को अगर साल के हिसाब से देखें तो पहले आप 30,000 रुपये सालाना टैक्स देते थे अपनी आमदनी पे, इस साल आप कितना देंगे? 15,000 रुपये। अब इसको अगर मंथली देखा जाए तो 1250 रुपये इतना असर नहीं डालते, लेकिन अगर इसको सालाना देखा जाए तो 15,000 रुपये, 30,000 से 15,000 रुपये का शिफ्ट एक थोड़ा सा असर तो डालता ही है, और ख़ासतौर पर इस महंगाई के दौर में तो ये अच्छा इफेक्ट है। फाइलर और नॉन फाइलर का भी सिस्टम है। फाइलर वो लोग होते हैं जिन्होंने एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है, जो कि फाइलर होते हैं पर मंथ या पर ईयर टैक्स देते हैं। वो एक लिमिटेड सी अमाउंट होती है जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, जो सैलरी वाले हों या बिजनेसमैन हो। उसके बाद नॉन फाइलर आ गए। नॉन फाइलर वो होते हैं जो एफबीआर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिन्होंने अपने आप को एफबीआर पर रजिस्टर नहीं करवाया होता और वो ना ही सालाना टैक्स देते हैं। अब जो फाइलर है उनके लिए लिमिटेड सा टैक्स है, जो कि हमने पहले बात कर ली। नॉन फाइलर के लिए अब इन्होंने थोड़ा सा एफबीआर ने टैक्स वो फर्क वाजे कर दिया है कि जो नॉन फाइलर होगा वो बैंक में जाएगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, कर्ज लेने के लिए, या कोई गाड़ी वगैरह परचेज करता है तो उसको टैक्स नॉर्मल यानी कि नॉन फाइलर से ज़्यादा का टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें अब 2 कंडीशन है, या तो आप फाइलर बन जाए कम टैक्स दें, या फिर नॉन फाइलर रहें और ज़्यादा टैक्स। अब हम इसमें थोड़ा ये समझ लेते हैं कि टैक्स कम किन जगहों पर हुआ है और बड़ा किन जगहों पे है, कहाँ पर टैक्स में थोड़ी कमी की गई है, किन शोबों को रिलीफ दिया गया है और किन शोबों में टैक्स को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले आ जाता है कारोबारी तबके में, मतलब जो छोटी कंपनीज़ हैं या छोटी इंडस्ट्री है जिनकी सालाना आमदनी 10 मिलियन से 500 मिलियन तक है। हालांकि ये भी थोड़ी नहीं है, लेकिन मतलब एक अगर इंटरनेशनल लेवल पे या अगर कंट्री लेवल पे देखा जाए तो ये छोटी सनती होती हैं 10 से लेकर 500 मिलियन तक, तो उनके लिए टैक्स में थोड़ी कमी की गई है। इनको सपोर्ट करने के लिए वो तकरीबन आधा फीसद बनता है पिछले साल के मुकाबले में। उसके बाद जो इस बजट को डिज़ाइन ही रियल इस्टेट के लिए किया गया, तामीराती शोबे में रियल इस्टेट में सबसे कम टैक्स रखा गया, बल्कि इनको सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया गया। रियल इस्टेट के शोबे में जायदाद की खरीदारी पर जो विद होल्डिंग टैक्स था वो 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ा रिलीफ इस बजट में दिया गया है तामीराती शोबे में, यानी कि रियल इस्टेट में। उसके बाद आ जाता है क्रिप्टो करेंसी को भी इसमें मुतारफ कराया गया। ये पहला बजट है 2026-27 का अभी तक का पाकिस्तान का, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को एक बाकायदा टैक्स फ्रेमवर्क में लाया गया। अगर तो आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं तो बाकायदा आपको एक टैक्स नेट में आना होगा, और पहली दफ़ा क्रिप्टो करेंसी के लिए बाकायदा एक टैक्स फ्रेमवर्क मुतारफ करवाया गया है। उसके बाद इस बजट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छी हुई है वो है असातिज़ा और हमारे महक़क़ीन के लिए, मतलब टीचर्स और जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनके लिए। 2022 से पहले ये था कि उन्हें फिक्स 25% का टैक्स देना होता था। उसके बाद 2022 में आकर इन्होंने वो टैक्स बढ़ा दिया, 25% से ज़्यादा कर दिया। अब इस साल के माली बजट में इन्होंने सेम वही चीज़ को रिपीट कर दिया है, जो पहले 25% एक फिक्स था ना, उसको वैसे फिक्स कर दिया है। मतलब असातिज़ा हमारे जो टीचर्स और रिसर्चर्स हैं उनके लिए टैक्स वही 25% पहले जो था उसको मतलब अब से कम करके एक ही जगह पर लिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद ये आ जाता है कि टैक्स इन्होंने बढ़ाया किन किन चीज़ों में है, या टैक्स किन किन चीज़ों पर इन्होंने मज़ीद लगा दिया है। सबसे पहले आ जाते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी के लिए या कोई भी पाकिस्तानी है ना, उसकी ज़िंदगी में तो ये चीज़ें होती ही होती हैं, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिसमें बिजली आ गई, अशिया खुर्दनोश हो गई, यानी कि ग्रॉसरी हो गई और ये बाकी चीज़ें। अब इसमें टैक्स सबसे पहले तो बुरी खबर ये है कि जो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ज़ाहिर बात है कौन पाकिस्तान में फ़ोन यूज़ नहीं करता।
अगर आप 1000 रुपये का मंथली बैलेंस करवाते हैं तो पहले टैक्स था 1000 के पीछे 170 रुपये। ये हुकूमत का टैक्स था, जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज चार्ज करती हैं वो अलग है। 170 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 195 रुपये कर दिया गया है। और ये 1000 रुपये के पीछे 170 भी बहुत है, लेकिन अब उसको मज़ीद बढ़ाकर 195 रुपये कर दिया गया है। अब जो कंपनीज चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गैस का नेटवर्क यूज़ करते हैं और आप 1000 रुपये का बैलेंस करवाते हैं तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे? 645 रुपये। बाकी 355 रुपये, जिसमें से 195 रुपये हुकूमत ने टैक्स ले लिया। बाकी जो बचता है वो जो नेटवर्किंग कंपनी है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसने काट ली। अब ये नेटवर्किंग कंपनी पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको जैज़ की मिसाल दी है। इस साल के बजट में पेट्रोल की कीमत में बराह रास्त पेट्रोल की कीमत के बारे में बजट में बराह रास्त कोई इजाफा करना है या कमी करनी है वो नहीं बताया गया। लेकिन PDL ये एक पेट्रोलियम डीजल लेवी होती है, ये वो टैक्स होता है जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो वो उसकी कीमत में ही छुपा होता है। और इस साल का हदफ जो उन्होंने रखा वो 5141 अरब रुपये रखा गया। अब हमने आपको बजट का इंट्रो आउट्रो तो दे दिया कि बजट का जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी उसकी डिवाइडेंस, कहाँ पर रिलीफ दिया, कहाँ पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने एक्सप्लेन तो कर दी हैं। अब आप इन चीज़ों को खुद ही समझ सकते हैं। उसके बाद एट दी एंड जो कंक्लूजन है वो ये है कि गरीब के लिए क्या रखा गया इस बजट में। गरीब अवाम, अब अलमिया ये है कि इनके रडार में मिनिमम जो इन्होंने रिलीफ दिया है ना वो सालाना आमदनी 6 लाख वाले को दिया है, मतलब जिसकी मंथली 50,000 है। तो जो लोग महीने का 30,000 35,000 कमाते हैं वो तो इनके रडार में ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इनके लिए। तो उनके लिए क्या रिलीफ है? कुछ भी नहीं। अब उनके अखराजात भी उतने ही हैं जितना 1 लाख रुपए वाला है। जितना एक बंदा एक मंथली 1 लाख कमाता है उतना ही 35,000 जो कमाता है। दोनों के एक्सपेंसेस सेम ही हैं। दोनों ने खाना है, दोनों ने पीना है, दोनों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, काम पे भी जाना है, रिश्तेदारियां भी संभालनी, सारा कुछ देखना। तो जो बंदा 30 से 35-40,000 तक कमाता है उसके लिए क्या रिलीफ है? कुछ भी रिलीफ नहीं है, बल्कि उस पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। वो तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक टैक्सेस ही भरता रहता है। उसके बाद अब इसका सलूशन ये है कि पाकिस्तान ने जो कमर्शियल बैंक्स का 80,000 बिलियन का कर्जा देना है, 80,000 अरब का, वो सिर्फ वो हार्ड फॉर्म में पैसा नहीं है। वो ये है कि जितना भी पाकिस्तानी हुकूमत इन बैंक से, कमर्शियल बैंक से कर्जा लेती है, वो एक डिजिटल टाइप नंबर होता है जो कि उनके कंप्यूटर में फील्ड हो जाता है। वो इतना पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब पहला इसका सलूशन तो ये है कि पाकिस्तान में रिज़र्व बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था जिसने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि ये पूरी दुनिया में आना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया की छोड़े हम पाकिस्तान में अगर इसको लेके आए, रिज़र्व बैंकिंग वो होती है कि जितना पैसा आपके पास हार्ड फॉर्म में, जितना पैसा आपके पास रिजर्व पड़ा है, आप उतना ही अगले बंदे को लोन दे सकते हो या उतना ही अगले बंदे को आप पैसा दे सकते हो। अभी पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स में कितना पैसा रिजर्व पड़ा है किसी को पता ही नहीं। बस क्या है, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं, 1 बिलियन चाहिए, बैंक के पास जाती है हुकूमत, बैंक वो डिजिटल नंबर ट्रांसफ़र कर देता है। वो ना तो पैसा होता है, ना हार्ड फॉर्म में, ना सॉफ्ट फॉर्म में, वो सिर्फ कंप्यूटराइज्ड डिजिटल नंबर होते हैं जो कि उनके कंप्यूटर में फील्ड हो जाते हैं कितना हमने कर्जा दे दिया, और हर साल हम सिर्फ उसी का सूद उतारने में लगे रहते हैं, कर्जा तो उतरता ही नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लानी है तो आप कमेंट्स के ज़रिए से हमें बता सकते हैं। हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, फिर आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनमें इम्प्रूवमेंट और मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। अल्लाह हाफिज़।